हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा वाक्य विचार का जो टॉपिक चल रहा था। वाक्य विचार में अब तक हम लोगों ने वाक्य का अर्थ, परिभाषा, वाक्य के अंगों का परिचय पढ़ लिया था। साथ ही साथ वाक्य के अंगों में उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, किस तरह से इसे पहचाना जाता है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद वाक्य का क्रम विभाजन पढ़ा हम लोगों ने। और इसके बाद अब जो नंबर है वो है वाक्यों का वर्गीकरण, कि दो आधारों पर वाक्यों के भेद स्पष्ट किए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, कि वाक्य के अर्थ क्या क्या हैं, वाक्य की रचनाएं किस प्रकार से हुई। इन दो आधारों पर वाक्यों को विभाजित करने का काम किया है। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक जिसे आप कह सकते हो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में भी जानते हो। निषेधवाचक मतलब नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक मतलब जहां पर प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो वो प्रश्नसूचक वाक्य कहलाएंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य, जहां पर विस्मय, आश्चर्य, इन सब चीजों के बारे में मालूम हो। आज्ञा सूचक वाक्य मतलब जहां पर आदेशात्मक चीजों की भावना प्रबल रूप से हमें मालूम होती हो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। इच्छावाचक वाक्य, यहाँ पर इच्छा संबंधित, जिज्ञासा संबंधित, अभिलाषा संबंधित चीजें हों। संदेहास्पद मतलब जहां पर किसी चीज में असमंजस की स्थिति हो। इस प्रकार का अगर कोई शब्द उस वाक्य में हो उससे पहचाना जा सकता है कि वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। और 8वें नंबर पे है संकेतवाचक वाक्य, जहां पर किसी चीज के लिए संकेत किया जाए। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में। इसके बाद अगला आता है रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण या वाक्यों के भेद। सामान्यतः रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हम इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। जिन वाक्यों के अंदर हमें जब उसको हम डिफाइन करें तो पहला जो पद है, पहला जो पद समूह है उसमें एक ही उद्देश्य हमें दिखाई दे, या फिर इसके आगे एक ही विधेय दिखाई दे। इट मीन्स उसको भी हम जस्टिफाई करें तो एक या एक से अधिक कर्ता हो सकता है, कर्म और क्रिया एक ही होनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर खेलने का काम बच्चों के द्वारा किया जा रहा है और वो मैदान में खेल रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चे इस वाक्य का कर्ता हुआ, और कर्ता होने के कारण ये इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। ये इस वाक्य का क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ये इस वाक्य का क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा।
इसके बाद अगला, मैदान में खेल रहे हैं। तो मैदान में खेल रहे हैं, इसमें कर्म भी एक है, क्रिया भी एक है। तो कर्म और क्रिया होने के कारण ये वाक्य जो है, ये आधा पोर्शन हमारा वाक्य का विधेय कहलाएगा। तो इससे मालूम होता है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। इस वजह से ये वाक्य साधारण वाक्य की कैटेगरी में रखा जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य लिखा। तो यहाँ पर भाष्य लिखने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। तो ये जो आधा भाग है, ये इस वाक्य का उद्देश्य होगा। वेदों का भाष्य लिखा, यहाँ पर ये कर्म और क्रिया मिलकर के क्या बनाएंगे, विधेय बनाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य दिया हुआ है, आभास ने काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आभास ने, ये इस वाक्य का उद्देश्य होगा, काम पूरा कर लिया, ये आधा वाक्य विधेय कहलाएगा। इसको हम उद्देश्य मान लेंगे। और ये वाला भाग होगा आपका, और इस वजह से ये वाक्य भी सरल वाक्य की कैटेगरी में। मोहन फुटबॉल खेलता है, ये आधा वाक्य विधेय कहलाएगा। मोहन जो शब्द है, ये इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। धूप निकल रही है, तो यहाँ पर धूप जो शब्द है, ये इस वाक्य का उद्देश्य होगा। निकल रही है, ये इस वाक्य का विधेय कहलाएगा। इसलिए ये भी आपका सरल वाक्य है। सुनीता घूमने चली गई है, सुनीता वाक्य का कर्ता है, इसलिए उद्देश्य घूमने चले जाना वाक्य की क्रिया हुई, यह आपका विधेय कहलाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ तक अगर कोई वर्ड है, इट मीन्स ये इस वाक्य का उद्देश्य होगा। एक वीरांगना है, ये इस वाक्य का विधेय है। गीता महर्षि व्यास के द्वारा रचित है, तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित है, तो महर्षि व्यास इस वाक्य का उद्देश्य होगा। गीता की रचना की गई है, ये इसका विधेय कहलाएगा। तो इस प्रकार से सरल वाक्य के अंदर हम साफ तौर पर दे सकते हैं कि एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विधेय होना चाहिए। इनसे मिलकर के अगर कोई वाक्य बनता है तो उसको हम सरल वाक्य की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद अगला आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को अंग्रेजी भाषा में हम जॉइनिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या उपवाक्य से मिलकर के बनाया गया हो और बीच में योजक शब्दों की सहायता ली गई हो, तो योजक शब्दों की सहायता से जब दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाए तो वहां पर वो संयुक्त वाक्य कहेंगे। योजक शब्दों को समानाधिकरण योजक शब्द को भी कहा जाता है। वे योजक शब्द हो सकते हैं और, तथा, एवं, व, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, यद्यपि, तो, नहीं तो, किंतु, लेकिन, परंतु, ये शब्द जो हैं वो हमेशा बीच में ही प्रयुक्त होते हैं। योजक शब्दों का प्रयोग दोनों वाक्यों के मध्य में ही किया जाएगा। ये योजक शब्द हमेशा मध्य में ही प्रयुक्त होंगे। ये वजीर अली आदमी है या भूत, यहाँ पर या शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको देख करके पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, तो यहाँ पर इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर इसलिए शब्द योजक शब्द में आएगा, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। पहला सरल, दूसरा सरल, दो सरल वाक्यों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग, इट मीन्स वो आपका संयुक्त वाक्य ही होगा। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया, किंतु शब्द लगने के कारण ये भी संयुक्त वाक्य का ही एग्जाम्पल है।
आज बच्चा सुबह उठा, उसने दूध पिया, बीच में और, तथा, एवं, व इस प्रकार के शब्द लगे तो यहाँ पर ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। इसके बाद अगला है मिश्र वाक्य, जिन्हें हम मिश्रित वाक्य का नाम भी दे सकते हैं। इन्हें हम मिश्रित वाक्य के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए हमें ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में दोनों ही वाक्य आधे आधे होते हैं, इसलिए उनको उपवाक्य का नाम दिया गया। लेकिन इन दोनों उपवाक्यों के अंदर एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। मतलब दोनों वाक्य आधे होंगे, लेकिन पहले वाला जो वाक्य है ये दूसरा वाक्य पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और बिना आत्मनिर्भर के इस वाक्य को नहीं बनाया जा सकता। इनके बीच में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये समुच्चय बोधक शब्द पहले भी लग सकते हैं, बाद में भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है और आगे अल्प विराम का प्रयोग भी किया जा सकता है। वे समुच्चय बोधक शब्द हैं यदि, कि, क्योंकि, जो, ज्यों त्यों, अलग अलग भी आ सकता है, जिस प्रकार, जैसे वैसे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे, अगर मगर, जब तब, ये जितने भी शब्द हैं वो सबके सब मिश्र वाक्य के प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, तो यहाँ पर ये दो शब्द दिए हुए हैं, इस वजह से इनको हम मिश्र वाक्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। गाय एक ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है, और जो शब्द का प्रयोग करने के कारण ये समुच्चय बोधक शब्द है, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफल होता है, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए ये मिश्र वाक्य का काम करेगा। मैं भी वही खाऊंगा जो मेरे पिता ने खाया है, जो शब्द का प्रयोग करने के कारण ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। जैसे ही पिताजी आए हैं वैसे ही माता चली गई, यहाँ पर जैसे वैसे शब्द का प्रयोग करने के कारण ये भी मिश्र वाक्य का ही एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की वाक्य विचार के अंतर्गत क्या चीज, हमने वाक्य विचार के अंतर्गत रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो दो वाक्य के प्रकार हैं उन दोनों वाक्यों के प्रकारों को स्पष्ट किया। इसके बाद रचना के आधार पर हम लोगों ने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषाएं, उनको पहचानने का तरीका जाना। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है, वाक्यों को किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। तो इन सब का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।